पाकिस्तान का जो आइन है वो मुतफ़िका है ऑब्वियसली, लेकिन लगता है ऐसा है कि जिस वक्त ये पास हुआ था बस उसी वक्त ये मुतफ़िका था, उसके बाद इस पर इतफ़ाक़ कभी नहीं हुआ। इस आइन को लेकर इस वक्त जो डिबेट चल रही है उसमें तीन जो नज़र आने वाली एंटिटीज़ हैं उनकी पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है इस आइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अभी आप स्पेशल सीट्स वाला मामला देख लें, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी डिसीजन तक को जो है वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद ना ही करें तो बेहतर है अगर कोई चीज़ कानून या आइन से मावरा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, वो समझती है कि इस आइन के वो ठेकेदार है और आइन को इंटरप्रेट करने का हक भी उसका है, आइन को आगे पीछे करने का हक भी उसका है। और वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि सुप्रीम है और हम सुप्रीम है तो इसलिए हम आइन के ऊपर भी हमारी अथॉरिटी, हमारी इजारादारी है, हम बताएंगे कि आइन में कौन सी शिक होनी है कौन सी नहीं होनी, उसको किस तरह इंटरप्रेट करना है। वहाँ पर आइन की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर अपनी डिवीजन, सुप्रीम कोर्ट की आइन की इंटरप्रिटेशन अपनी, पार्लियामेंट उसके अंदर अपनी डिवीजन, एक तरफ पीटीआई एक तरफ पूरा हुकूमती वो, और उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है कानून की और इस आइन की। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपस में तो डिवाइडेड नहीं है लेकिन इनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है आइन की, और उस इंटरप्रिटेशन के तहत वो ये समझते हैं कि उनके लिए छठी मीटिंग हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके कि इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि बेसिकली सुप्रीम कौन है। क्या सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी वर्डिक्ट सुप्रीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, या इलेक्शन एक्ट सुप्रीम है, या पार्लियामेंट ने जो चीज़ें पास करके दिए या इंस्ट्रक्शन दिए स्पीकर जो उनसे पूछता फिर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। उनको अब तक ये समझ नहीं आ रहा। तो तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो तीनों जगह बड़ी सिवियर कन्फ्यूजन है। कल पाकिस्तान के मीडिया पे बाज़गश्त थी जिस वक्त ये डिसीजन आया डिटेल से कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ये इस्लामाबाद में जो कि शहर इक़्तिदार है, अथॉरिटी का मज़र है, रियल पॉलिटिक्स की गढ़ है, जहाँ ताकत जो है वो डिटर्मिन करती है तमाम चीज़ों को, वहाँ की से ख़बर तो यही है कि ये फ़ैसला जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्यों कर नहीं होगा, ये फ़ैसला अगर इम्प्लीमेंट करना होगा तो किस तरह करना होगा, कौन नहीं करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है पाकिस्तान की इस वक्त की तनाजुर के अंदर। उस तनाजुर में आज बिलावल भुट्टो बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर अपना नया मिशन विजन 2024 दिया है अवाम को कि वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक क्या ना कर लें। सुनो साहब को, 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं, हम ये काम भी सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बनाएं, कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात, तो फिर आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं, और इन्होंने 63A के फैसले में आइन का तरमीम करवाया। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए। हम समझते हैं कि इम्पार्शल तरीका है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशन का ना सोचें। जब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो मसलन चीफ जस्टिस के अपना टर्म से 3 ईयर्स और जो ब्रदर जजेस है उस बेंच का उसका से 10 ईयर्स। एक तो ये समझ जाए कि फाकी आईनी अदालत जो है उससे इतनी ह्यूज एक्सपेक्टेशन किस तरह इन पॉलिटिशियंस की कि ये जब आएगी तो वो जो जज होंगे वो उन जजों से बेहतर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, या वो उन जजों से बेहतर हैं जो हाई कोर्ट्स के अंदर हैं, और वो आते साथ ही जो है वो किस तरह जो है जादू की छड़ी सारा कुछ ठीक कर देंगे। दूसरा ये जो उन्होंने ड्रॉ की है, प्रॉक्सिमिटी ड्रॉ की है भुट्टो साहब के ट्रायल के साथ, जिस वक्त उस वक्त की अदलिया थी, ये कह रहे हैं कि ये इन सो मेनी वर्ड्स इशारा ये कर रहे हैं कि आज की अदलिया भी खुदा न खास्ता कि ऐसी है जो वज़ीर आज़म को तख्तादार पे टांग देती है। उस ज़माने की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने में जनरल ज़ियाउल हक की जो थी, तो समझ नहीं आया कि ये क्या जस्टिफिकेशन दी है फाकी आईनी अदालत की। अपने वालिद को बीच, अपने नाना को बीच में ला कर इतनी जज्बाती स्पीच समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त एक तरफ इस फैसले को इम्प्लीमेंट ना करने की बाज़गश्त है और दूसरी तरफ जो है वो तारीख़ में इतने बड़े बड़े सियासतदानों की आवाज़ें हैं जो ये कहा करते थे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट ना हुआ तो कंटेम्प्ट है, और इवन इलेक्शन कमीशन तो छोड़े प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़े।
मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। या जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल न्याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भट्टी साहब, ज़रूरी है और मजबूरी है वफाकी आईनी अदालत, और इससे सारे मामले ठीक हो जाएंगे, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि जिस शहर में आप बैठे हैं वहाँ से तो इतलात यही है कि ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं, कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, ज़रा सुनवा दें, उसके बाद भट्टी साहब जवाब देंगे। उन्होंने कहा था एट एवरी कॉस्ट ये होगा, ये चॉइस नहीं है। सुनवा दें ज़रा। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाए। किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। किसी के पास चॉइस नहीं, ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वहाँ पे चॉइस तो कुछ लोगों के पास होती है, और पावरफुल क्वार्टर जो है वो डिसाइड भी कर देते हैं कि फ़ैसला कौन सा इंप्लीमेंट होना है, कौन सा नहीं। भट्टी साहब, चॉइस नहीं है किसी के पास, क्यों ज़रूरी और मजबूरी है ये आईनी अदालत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब का जो माइंड सेट है, जो सोच है, जो तरीक़ाकार है, यही गलत है। यही है जो तबाही की तरफ ले जा रहा है। वो आईनी अदालत को जुडिशल रिफॉर्म्स से मिक्स कर रहे हैं। आईनी अदालत और है, जुडिशल रिफॉर्म्स और हैं। और जुडिशल रिफॉर्म्स अगर लानी है तो वो नीचे से लाएंगे। आईनी अदालत का तो मतलब है कि आप अपने मनपसंद के जजेस बिठाएं, कंप्रोमाइज़ जजेस बिठाएं, सियासी जजेस बिठाएं और मनपसंद के फैसले लें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमे देखती रहे। दूसरी बात यह है कि भाईजान, पहले मरहले में बल्ला छीना, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला, गलत तशरीह की इस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने, और वोटर्स के तकद्दुस की हुई पामाली। दूसरे मरहले में इलेक्शन डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुई, वोट की इज्जत की हुई पामाली। तीसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, और पहला फैसला आया नहीं माना, वज़ाती आर्डर आया नहीं माना, और अब तफसीली आर्डर आया है और उस पर भी बेनतीजा इजलास नहीं माना जा रहा। ये आइन और अदलिया की पामाली। 70 सफ़ाती फ़ैसला है। फ़ैसला पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, एक एक चीज़ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें इलेक्शन कमीशन पर बात हुई है, पेशावर हाई कोर्ट पर बात हुई है। 2 जज साहबान ने जो अकलीती फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। होगा आपके शहर से तो खबरें आ रही है, इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसी पे यार, उसी पे आ रहा है, नहीं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाईजान। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि होना है या नहीं होना। तो 2 जज साहबान अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि 8 जजेस का फैसला गैर आईनी, और गैर आईनी फैसला मानने का कोई इदारा पाबंद नहीं है, जिसको उन्होंने नाशाइस्ता कहा तफसीली फैसले में, और कंडक्ट के मुताबिक नहीं कहा आला अदलिया के। और फिर पीटीआई पे बात हुई कि वो जो एक बयानिया बना रहे थे कि पीटीआई तो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, मिल गई रिलीफ पीटीआई को, उनमें उन्होंने बताया कि पीटीआई की दरख्वास्त मौजूद थी, और अगर मौजूद ना होती तो फिर भी इस टेक्निकल चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और जो काजी फायज ईसा साहब ने 9 सवाल पूछे थे रजिस्ट्रार से, उस पर भी बात हुई। अब पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। 2 अब इसमें मरहले हैं। पहला है कि क्या पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि औरतों को वोट का हक नहीं देना, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म है, तो क्या हम मान लेंगे? और अगर ऐसी कानून साजी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप रहेगी, तो क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? अब आखिरी बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा माइंडसेट। वही हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वही आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है। पहले आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। पहले आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, वन मैन शो नहीं रहने देना सुप्रीम कोर्ट में।
तीन चीफ जस्टिस अकेला ना करे, 3 रुकनी जजेस कमेटी करे, मगर उमर अता बंदयाल जाते हैं, फायज ईसा काजी आते हैं, तो फिर जमहूरियत बुरी लगने लगती है। सर रियल पॉलिटिक्स है ना, आप पॉइंट नहीं समझ रहे आप। दिया जाता है उस वक्त। अब नहीं रियल पॉलिटिक्स नहीं है भाईजान। एक दो चीजें, सिर्फ दो जुमले। पहले एक है रियल पॉलिटिक्स है, जमीनी हकायक हैं। दूसरा एक आपका स्ट्रक्चर, बुनियादी आईनी ढांचा जिसके नीचे पार्लियामेंट है, जिसके नीचे आजाद अदलिया है, उसको तो आप नहीं ना डिस्टर्ब कर सकते। उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला क्यों डिस्टर्ब नहीं कर सकते? इख्तियार है, अपना माने। इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट ही बनी, अदलिया ने अपने आप को पामाल नहीं किया। इस मुल्क के अंदर फर्द वाहिद को राइट्स ही दिए कि पार्लियामेंट की तरह के तरमीम करने के। तो इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। आप तो ऐसे भाई, ऐसे तो आप भाई, तो क्या किस मुल्क में फिर रहे हैं? उसको नहीं, आप आज आप डोगर कोर्ट्स को कह देते हैं सलाम करेंगे, फर्द सलाम करें ना करें सर, बात ये होती है जो किया उसको करेंगे। देखिए इस वक्त की जो सिक्का रैजुल पावर चल रही है ना, जिसके पास फैसला है चीज़ों को नफाज करने का, उसके आगे मियां जावेद लतीफ़ साहब की भी कोई हैसियत नहीं है, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है, अदलिया की भी कोई हैसियत नहीं है। ये है रियल पॉलिटिक्स। तो मैं उस तराजुर में आपसे पूछा था, आपने तो मुझे ठीक है अच्छा खासा अदालती भाषण दे दिया, बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई। ये आप इंग्लैंड के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे। नहीं भाईजान, नहीं भाषण नहीं भाईजान, अमेरिका में बैठ के बात नहीं कर रहे जहां सुप्रीम कोर्ट का हमारे कोर्ट जो डिसाइड करता है इलेक्शन। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता। आपकी भी हैसियत है, जवेद लतीफ साहब की भी हैसियत है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की भी हैसियत है, मेरी भी हैसियत है। कोई हैसियत नहीं मानता वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इस अदलिया की भी हैसियत है, इस पार्लियामेंट की भी हैसियत है, इस मुल्क के निजाम की भी हैसियत है, इस 25 करोड़ की भी हैसियत है, हैसियत है। लेकिन हम अगर टीवी पे बैठकर, नहीं मैं और आप अगर सुन लेना भाईजान, मैं और आप बैठकर अगर ये बताना शुरू कर दें कि जमीनी हकायक ये हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं, तो हमसे बेहसीता इंसान ही कोई नहीं। हैसियत है, मैं भी पूछ मगर अगर कोई नहीं मानता इस अदलिया के फैसले, तो फिर आपकी मर्जी। देखिए एक आखिरी 2 जुमले, अगर आप फायज ईसा काजी साहब के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाते हैं कि उमर अता बंदयाल में वो शामिल हो जाए, और फिर आप लाते हैं कि जस्टिस मुनीब ना शामिल हो, फिर आप मास्टर ऑफ द रोस्टर बना देते हैं। यार मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, रुक जाए भट्टी साहब, रुक जाए। यानी कि बजाय आप जो आपको नजर आ रहा है, जिसको गिरबान से पकड़ना चाहिए आपके पॉलिटिशियंस, यानी इससे पहले जब जो हुकूमत थी 2018 वाली, उसने बंदयाल कोर्ट बना दिया, इमेज ये था। आज जो है आप कह रहे हैं पीडीएम वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने काजी साहब का कोर्ट बना दिया हुआ है। तो ये तो इनसे पूछे ना, तरमीम ये लेके आते हैं, तरमीम ये विड्रॉ करते हैं, कानून साजी ये करते हैं, उसके बाद इसको वो 380 टर्न पे 180 टर्न के ऊपर यूटर्न लेते हैं। देखिए इनसे पूछे ना, ये कौन है, ये मोहरे हैं, देखिए पॉलिटिशियंस है, नहीं देखिए की इज्जत करनी पड़ेगी ना। आप नहीं मानते ये मोहरे हैं, ये जो भी कर रहे हैं अपनी अकल व दानिश से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप बिला वजह पता नहीं किस चक्कर में इसको ब्लेम कर रहे हैं, इसको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहा हूं, मैं अपनी पार्लियामेंट को ब्लेम कर रहा हूं, मैं आज उन सियासतदानों को ब्लेम कर रहा हूं जो कल इमरान खान पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उमर अता बंदयाल पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उस पार्लियामेंट पे इल्जाम लगाते थे, और आज वही कुछ कर रहे हैं जो कल ये तो भाई कल इमरान आएगा तो वो भी ये कुछ करेगा। इसमें ऐसी क्या बात है? मियां जावेद लतीफ साहब, उस वक्त मैं और आप ये नहीं कहेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज ये थी, उस वक्त भी हम ये कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। बहरहाल मियां जावेद लतीफ साहब, अब बाज़गश्त तो यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा भी है, ये सही है, ये गलत है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आप और आपकी पार्टी इस पूरी उसमें साथ खड़े हुए कि ठीक है इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और बड़ी चीज़ें हैं। और असल जो गेम है पॉलिटिक्स की, ऑब्वियसली इमरान खान ने जो फड्डा लिया है वो फड्डा उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उसकी पार्टी तो नहीं स्पेशल सीट्स को मिल सकती ना सर, उस चक्कर में आपको भी सीटें मिल रही हैं। ऐसे ही है ना मियां जावेद लतीफ साहब? नहीं कामरान साहब शुक्रिया, मगर मुझे आपसे गुजारिश ये है, जो मैंने गुफ्तगू अभी सुनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामान के पास इख्तियार आइन बनाने का भी नहीं रह गया, बकौल जो मैंने अभी गुफ्तगू सुनी। मगर ये हकीकत सामने रखनी चाहिए कि आइन की पैदाइश जो है वो पार्लियामान से होती है, और फिर उसके बाद आइनी अदारे बनते हैं, और अदारों को भी जो कुव्वत है वो पार्लियामान बख्शिश, और उसकी तशरीह भी आइन बनाए हुए पार्लियामान के दीगर अदारे करते हैं। अब बात यह है कि अगर
जो मैं समझा हूँ, जो गुफ्तगू मैंने सुनी है कि पार्लियामेंट अगर कल को ये कह दे कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो ख़त्म हो गए, जो फरमा रहे थे, तो कल को क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले आते हैं, कभी किसी को फांसी पर लटका देना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और 45 साल बाद उसकी माजरत कर लेना, या कहना कि सुकम रह गए इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए किसी को ताहयात नाहल कर देना बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, जिस फैसले की वजह से मुल्क गर्दाब में फंसा हुआ है, तो क्या हम ये देखते रहें कि भाई, और फिर इसी तरह पार्लियामानी अदालत जिस पे आज आप बात का आगाज़ कर रहे थे, जिस पे आपने एक क्लिप सुनवाया, मुझे ये बताएं कि 58,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेंडिंग हों, और जिस तरह फरमाया जा रहा है कि रात को अदालत खुलती है, दोपहर को खुलती है, इतवार वाले दिन अदालत खुल जाती है, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है, तो क्या आइन की तशरीह करने वाली अदालतें ही हैं, मगर क्या दीगर केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहे? मियां साहब एक बात बताएं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मतलब ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना पार्लियामेंट की बालादस्ती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो क्या आप ये सोच लेके गई थी आपकी पार्टी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट पर्पस कि हम देखेंगे ये फैसला जब आएगा, अगर तो ये दस्तूर और आइन के मुताबिक हो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, या आप ये सोच के गए थे कि सुप्रीम कोर्ट एक अनबायस्ड एंटिटी है और वो सुप्रीम इदारा है आइन की इंटरप्रिटेशन का, और ये राइट उसको पार्लियामेंट के पास करता दस्तूर नहीं दिया है सुप्रीमेसी का, और इसलिए हम उसको एज अंपायर के तौर पे जा रहे हैं, जो फैसला होगा हमें पसंद हो या पसंद ना हो हम उसे मानेंगे। आप क्या समझ के गए थे? नहीं, ये तो क्लियर करें। नहीं कामरान एक सेकंड, कामरान ये मुनासिब नहीं होता कि आप कल होने वाले फैसले पे इसलिए तनकीद नहीं करेंगे, वो कल हो गया। आज होने वाले फैसले पे, जजमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप इसके बेनिफिशरी हैं या बेनिफिशरी नहीं रहे इसलिए आप बात कर रहे हैं। बात मेरे भाई ये नहीं है, बात असल ये है कि दो फरीक हैं, दो फरीक कोर्ट में गए हैं, अदालत एक के हक़ में जो भी फैसला दे, अदालत दो के हक़ में देने के बजाय तीसरा मौजूद ही नहीं है उसके हक़ में फ़ैसला दे रही है। और फिर फैसला क्या, जो अभी इरशाद भट्टी साहब बात कर रहे थे, मेरी जान बात इतनी सी है कि मुझे एक आप आइन कानून के मुताबिक अमल दरामद के लिए पार्लियामान को कहते हैं कि 3 दिन के अंदर आपने हल्फिया बयान देना है, आपने किस जमात को ज्वाइन करना है, और आपको किसने ये इख्तियार दे दिया, भले आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, भले आप पार्लियामान में हैं, भले आप इलेक्शन कमीशन में हैं, कि आप 6 माह के बाद ये कह दें कि पहला जो एफिडेविट है वो ख़त्म हो गया, आपको ये इजाज़त है आप नए सिरे से जिस मर्जी जमात को ज्वाइन कर लें। और एक सेकंड कामरान एक सेकंड प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये कहते हैं कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो फिर आपके ये जहन में रहना चाहिए कि ये खराबी अदलिया से कब शुरू हुई, जब आपने 2017 में एक फ़ैसला ऐसा दिया ताहयात नहली का, जो फरमाइशी प्रोग्राम था, दबाव प्रोग्राम था, आलमी कुव्वतों का एजेंडा था, मगर आपके उस फैसले से आज तक हम फंसे हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त की जो हुकूमत थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे ऑब्वियसली, उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी वो फैसला ठीक था या गलत था सुप्रीम कोर्ट का? देखें कामरान, हमने बहुत सी गलतियां की हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही था या गलत था, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं वही बात, मेरे भाई, मैं वही बात करने लगा। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने बहुत सी गलतियां की हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गैर कह लें कि इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं था। मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि उसको मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिएक्शन क्या है यार, मैं उधर ही आ रहा हूं। का फैसला ठीक था या गलत था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का? यार मैं उधर ही आ रहा हूं। बताएं। मेरी यार, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले पे खामोशी इख्तियार की, हमने फैसला वो तो मान लिया, गलत किया। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त जो फैसला दिया गया
गलत दिया गया, हमने मान लिया, गलत फैसला किया, जिसकी पादाश में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिलवाया गया। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फैसला गलत था, ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना। लेकिन देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला गलत था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला गलत था, ठीक है, ये फैसले गलत थे, पॉइंट आ गया। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप जरा सुन लें, जिस वक्त ये गलत फैसला आया तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी गलत हैं और आज तक गलत है इस बात पे? सुनवाएं जरा उन्होंने क्या कहा। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना चाहिए। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का सादिर होगा, हम न सिर्फ के मुकम्मल तौर पे हम उसके फैसले के साथ होंगे, बल्कि ना मानने वालों का भरपूर मुहासबा करेंगे। हम किसी कीमत पे भी अदलिया का सरनगू नहीं होने देंगे और हम अपना इस तरह के हथकंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे जो इस हुक्मरान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर रोब डालने के लिए ये इंतहाई नामुनासिब सोच है और हम इसकी कभी इजाज़त नहीं दे सकते। हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हफीजुल्लाह यानी साहब, एक तो शहर इक़्तिदार से खबर ये है कि ये फैसला कतई इंप्लीमेंट नहीं होगा और बहुत से लोगों के नज़दीक ये नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ना, एक जंग जो शुरू हुई है काफ़ी अरसे से, उसका ये कल्मिनेटिंग पॉइंट है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सीटें इनको मिल जाए और इतना कुछ करने के बाद, इतनी ज़्यादतियाँ करने के बाद, इतनी चढ़ाइयाँ करने के बाद, 9th मई करने के बाद, एक ये फ्रंट है इसका, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन न्याई साहब ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, जो नज़रिया दिया उन्होंने, अगरचे कई प्राइम मिनिस्टर्स जो थे और कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गलत नशर हुए, गलत सादिर हुए, ख्वाह वो मुशर्रफ साहब के हक में ज़फ़र अली शाह केस का फैसला था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने वर्दी वाले को एक्सेप्ट किया, ख्वाह भुट्टो साहब की फांसी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहलियत है, नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रहे कायम, मुल्क में अदालती सिस्टम रहे, तो वो फैसले इंप्लीमेंट हुए, चाहे कितने ही नाजायज़ क्यों नहीं थे। आज आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब किस तरफ खड़े, ये फैसला अब की दफ़ा इंप्लीमेंट ना हो और ये रवायत पढ़नी चाहिए कि फैसला इंप्लीमेंट ना हो सुप्रीम कोर्ट का? आप इस तरह देखते हैं इसको और नहीं होते हुए नजर आ रहा आपको इंप्लीमेंट? कामरान साहब, मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब जो है ये दूर की कोड़ी है, बिल्कुल इक्वेशन में रेलेवेंट नहीं है। आपने जो बातें बताई हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो अहम है, जो उनकी पुरानी तकारीर बताई है। मेरा रोना भी यही है कि इस मुल्क के अंदर जो चूहे और बिल्ली का खेल है कि नवाज शरीफ साहब को घेरा जाता है तो बेनज़ीर साहबा जो है वो उससे फ़ायदा उठाती रही, बेनज़ीर साहबा को घेरा गया तो नवाज शरीफ साहब उस घोड़े पे बैठ गए जो एस्टेब्लिशमेंट का था, और इस शीशा के अंदर फिर इमरान खान साहब ने अपने आप को पेश किया और उन्होंने अपने आप को भरपूर मोहरे के तौर पर इस तरह किया कि उन्होंने पूरे निज़ाम को, एक हाइब्रिड निज़ाम जो 2018 से जिसे हम मुतारिफ हैं और आज तक राइज है, इमरान खान साहब जो है वो पहले उनके सर पे ये सेहरा बांधना होगा कि वो उसका हिस्सा बने, लेकिन इसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया और नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ या उनको नायल करा दिया गया, वो इमरान खान साहब उसका जो है पूरी तरीके से चेयर लीडर के तौर पर भी रहे और पार्टिसिपेट भी किया। देखिए इस वक्त इम्पोर्टेंट ये नहीं है। पहली बात यह है कि इसके अंदर इस्लामाबाद की खबर ज़रूरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक परसेप्शन जो है वो पहले दिन से क्रिएट हो गया था कि ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब ये बदकिस्मती है, अब इसकी जो है आप उसमें ना जाए, बारीकियों में ना जाए। पहली बात तो ये कि ये फैसला जो है इसको करवाने वाले या इसकी हिफाजत करने वाले कौन है? वो हमारे एक मुक़्तदर है जो कि इस निज़ाम को पिछले 7-8 साल से कमाल मुहारत से नवाज शरीफ साहब ने जब से नाअहल हुए हैं या इवन 2014 के जब से धरने शुरू हुए हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। अब इसे चश्म पोशी करना जो है मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। देखें इस वक्त मेरा इशू जो है, मेरी जरा 2-3 मारूजात जो है वो पहले दर्दमंदी वाली सुन लें। दिस इज द मुझे नहीं पता कि दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम और द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टाइटैनिक शिफ्ट है, ये एक डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। सूरत हाल नहीं है ये, वो सूरत हाल है कि वतन की फिक्र करना था,
ये वो सूरत हाल से हम दो चार हैं, क्योंकि ये जो टकराव है इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोग इस वक्त राइट है आया वो कोई जमहूरी रवायात की पासदारी कर रहे हैं और जो गलत है तो वो कोई जमहूरी रवायत को पामाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों के पास एक एजेंडा है और दोनों के पास ओपिनियनेटेड है, क्योंकि इस वक्त कानून की और आइन की जो बारीकी हैं उनके अंदर आप जाएं और उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दें और आपके पास एक तसलसल जो आ रहा है। देखें ये कोई आज तो पैदा नहीं हुआ, अगर 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसके वजह निज़ा है तो फिर जो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जो है वो कैसे उसको जो है वो किया जा सकता है, जब आप एक पूरा और उसके अंदर अदलिया जो थी, लेकिन प्रॉब्लम रही है। बात ये कि अच्छा मैं एक बात कर लूं, एक बात देखो ना, पहले असूली बात कर ले, दो सिर्फ फिक्र मुझे ऐड करने दे। वो ये कि इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने कहा ना कि वतन की फिक्र कर रहा था, वो ये कि मैंने 30 साल पहले नजरियाती बहस मेरी जिंदगी को ओढ़ना पुछोड़ना था, उसके बाद 30 साल से आईनी पाकिस्तान मेरी जिंदगी को ओढ़ना पुछोड़ना रहा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। खुदा गवाह है कि मुझे इस वक्त आईनी पाकिस्तान नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब ये कहाँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जाएगी एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ जाएंगे इमरान खान, और खुदा न खासा पाकिस्तान अंडरमाइन हो गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान खुदा न खासा हमारी बहस आगे चलेगी? आईने पाकिस्तान चाहिए, आपको पाकिस्तान चाहिए। पोजीशन है नहीं, देखो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब इस तरह की तो आ जाए, टकराव आ जाए, इस तरह पोलराइजेशन आ जाए, इस तरह के स्टैंड आ जाए, इस तरह की हर बंदा एक आइन की किताब लेके और अपनी इंटरप्रिटेशन करे। मैं एक आम आदमी हूँ, कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मसूल अली शाह साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके फैसले में अगर आइन से तजावत है, अगर बंदयाल साहब के जो जिसमें उन्होंने परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था उसमें आइन से जो तजावत है, तो क्या मैं कह दूंगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि हमारी रवायत है? नहीं, चुनाचे यहाँ पे ये हो चुका है कि इस वक्त धमा चौकड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं जीत ताकतवर की होगी, जिसके पास ताकत है वो आके ले जाए, और इस वक्त बाकी जो हुकूमत है वो इरेलेवेंट है। देखो अगर ना हुकूमत होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ का शराब देख लिया था कि 3 जजेस उठा के जो हमारे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको खुदे नहीं लगा दिया। खुदा के वास्ते इस वक्त जो है आप जो है अपने अक्ल को हाथ दें, आइन और कानून की मोशोग्राफी भी देखें और साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखें। जिन लोगों से टक्कर ली हुई है उनके पास रिट्रीट नहीं है, ठीक है, ये मेक नो मिस्टेक। बाकी हम जो आगे कोई ले आए किसी को, मेरे लिए बिलावल साहब की बातें जो है, जो ये पुराना इनका मुतालबे सच्ची जमातों का आईनी अदालत, लेकिन आया उसको हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाए, लेकिन मेरे लिए इसमें बिलावल साहब को उजागर करने क्रिटिसाइज करना इशू नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मैं मसले से, असल मसले से लोगों की आंखों में धूल झोंको और तवज्जो उठाऊं, वो मैं नहीं कर सकता हूं, ना मेरे पास इसकी। बिल्कुल ठीक है, आपने तो 2 बड़ी खतरनाक बातें कर दी। आपने कहा कि आपके लिए तो सिचुएशन पाकिस्तान में ये आ गई कि ये आइन बचाए या पाकिस्तान बचाए, तो पाकिस्तान बचना चाहिए। जीत ताकतवर की होगी, सुप्रीम कोर्ट आइन से तजावज़ कर चुकी है, उसके फैसले में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो भट्टी साहब, ये जो बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है इसके अंदर PMLN तो कहीं स्टैंड करती नजर नहीं आ रही, और आपके नज़दीक ये आ रही है आपको नज़र। और दूसरा ये कि जब जीत ताकतवर की नज़र आ रही है ऑब्वियसली, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आइन से तजावुज़ किया, न्याय साहब कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है इन तमाम आइनी सिचुएशंस का? भी पावर पॉलिटिक्स ही रूल करेगी ना फिर, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उस पावर पॉलिटिक्स में इनका रोल क्या होगा मियां जावेद लतीफ़ साहब की गवर्नमेंट का? देखिए, शहबाज शरीफ हुकूमत है, क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ को हुकूमत फ्रीक है। सारा कुछ जो मुस्तकबिल में लिखा जाएगा ये शहबाज शरीफ साहब के सारा आएगा। अगर आप जो इलेक्शन डाका है, शहबाज शरीफ, आज हफीजुल्लाह न्याई साहब जो 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, तो अब तो इमरान खान कह रहा था कि मैं बेबस था, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं। क्या हम मान लेंगे? नहीं। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे, हर बुरी चीज़ के वो जिम्मेदार थे, हर अच्छी चीज़ के ये जिम्मेदार थे। और इसी तरह शहबाज शरीफ का ये लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं था, ये लिखा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट एक कैंसर सर्वाइवर की थी और एक बीमार औरत की थी जो उन्होंने जीत ली थी। ये लिखा जाएगा कि हुकूमतें किस तरह बनी हैं, ये लिखा जाएगा कि बल्ला किस तरह छीना गया, ये लिखा जाएगा कि इलेक्शन डाका किस तरह पड़ा है, ये लिखा जाएगा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले आए और तीनों नहीं माने गए। ये लिखा जाएगा इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं, उनका क्या किरदार है।
ये सारा लिखा जाएगा, ये प्रोटोकॉल लेते हैं, ये गाड़ियां लेते हैं। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में किस लिए बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, अगर वो फरीक नहीं है? क्यों नुमाइंदगी करने गए हैं मेरी वहां मुल्क की? जब मुल्क की वो नुमाइंदगी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इस मुल्क प्रोटोकॉल के, लेते हैं, अपने नाम के साथ वजीर आजम लिखवाते हैं, जब वजीर आजम लिखवाते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं, तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? लेनी चाहिए उनको। मरियम नवाज आज पंजाब की जिम्मेदार हैं, सरफराज बुगटी साहब बलोचिस्तान के जिम्मेदार हैं, अली अमीन गंडापुर केपी के जिम्मेदार हैं, मुराद अली शाह सिंध के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। कैसे ये दरमियान से आप निकाल सकते हैं इनको? ये जिम्मेदार हैं, इनसे पूछा जाएगा, इनके गिरेबान पकड़े जाएंगे। जिस तरह आज इमरान खान पे सारा तनकीद होती है, सब कुछ होता है, फिर या इमरान खान को बरी जिम्मा कर दें, कहें उसने तो किया ही कुछ नहीं, उसने ही तो सारा कुछ किया था जो उसके दौर में अच्छा या बुरा हुआ है। आप जब कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है, तो इसको बालादस्ती को कबूल करें ना। पार्लियामेंट सारी अच्छी चीजें भी ले, बुरी चीजें। आज जो पार्लियामेंट करने जा रही है, आपका पॉइंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या वो अच्छा है? सिर्फ एक जुमला मैं फिर सवाल छोड़े जा रहा हूं इस कौम के आगे और आप सारों के आगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी इन्होंने यही लाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी यही लाए। वजह बता दें क्यों लाए, क्या वजह है, क्यों लाए ये दो? मैं आपको बताया तो अभी ब्रेक के बाद। मियां जावेद लतीफ साहब, ब्रेक के बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह 2018 के दौर में इमरान खान के दौर की तमाम जो आगे पीछे की नेगेटिव कौन चीज़ें थी, उसके जिम्मेदार आज भी तारीख भी और आप भी भड़ भड़ कर इमरान खान को दे रहे, तो आप तारीख का ये लगेज अब उठाने के लिए तैयार हैं? जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या जब तारीख आगे चलेगी, तो इस ज़माने की तमाम खराफात वो सब की सब आप पे या आपके लीडर के ऊपर डाली जाएंगी। उसमें नवाज शरीफ साहब भी का नाम भी शामिल होगा, इसके लिए आप तैयार हैं? और एक बात बता दूं मैं आपको कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन 9 मई भी करने को किसी ने नहीं कहा था। ये भी एक तारीख का हिस्सा बन गया कि किसने कहा था कि किया जाए, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। अगर वो ना होता तो ये सब कुछ आज हमें देखने का मौका ना मिल रहा। बहुत वार्म वेलकम को जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, सर ये पॉलिटिकल लेगेसी या पॉलिटिकल लगेज जिस तरह इमरान खान के नाम के साथ, अब इमरान खान साहब के नाम के साथ मंसूब किया जाता है कि उनके दौर में ये हो गया, वो हो गया, ये तबाही फिर गई, और आज भी उनको तारीख भी नहीं छोड़ रही, सहाफ़ी भी नहीं छोड़ रहे, लोग भी नहीं छोड़ रहे। वो और बात है, वो एक झूठा सच्चा बयानिया जो बन गया साइफर में, वो ना होता तो पॉपुलैरिटी शायद उस तरह ना भी होती, क्योंकि उस वक्त तो बड़े नीचे आए हुए थे पॉपुलैरिटी में जब वो पावर में थे। तो आप तैयार हैं इस सब के लिए? आप एक और इमरान खान बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये बात की जाती है ना कि ये क्यों ना कहते हैं कि लिखा जाएगा, और ये क्यों ना लिखा जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार इन समेत जो एक पेज बना हुआ था, इन सब ने जो 2014 से 2017 तक खेल खेला, उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ, ये क्यों ना लिखा जाएगा? और ये क्यों ना पूछा जाएगा लोगों से कि भाई RTS 2018 में क्यों बंद किया गया था, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनाई थी उसने किस तरह बेड़ागर्क किया? ये क्यों ना पूछा जाएगा कि IMF को खत लिखा तो जा रहा है, ये क्यों ना पूछा जाएगा? जो आप साइफर की बात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है। वो आज भी फैज़ आम है, आज भी सहूलतकारी उसकी बाकियात जो है उसके जरिए इमरान खान भाई फैज साहब पे भी जिम्मेदारी आती है, बाजवा साहब के मुतालिक भी तरकीद की आती है। बात तो आपकी हो रही है, इमरान खान आपकी डोमेन में फॉल करते ना, आप लोग, आप फौजी तो नहीं है ना, आप ISI की डोमेन में फॉल करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की डोमेन। हम तो पूछ रहे हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, आप एक दूसरा इमरान खान बनने को तैयार है? भट्टी साहब ने पूछा है, मैं नहीं कह रहा, उसका जवाब अगर नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। आगे ये कि सर, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मियां साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपसे पूछ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इस वक्त आइन से तजावुज आपने फैसला कर लिया हुआ है कि हुआ हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी इंप्लीमेंट हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो होने भी नहीं जा रहा जहां तक मुझे नजर आ रहा है। देखें, पट्टी साहब की अपनी सोच, अपना एजेंडा है, वो लेके आते हैं, वो बात कर लेते हैं, मगर मैं तो सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ इनको कि माजी में और आज तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज भी ख़तो किताबत जो है, आज भी जो फ़ैसले हैं उसमें सियासत की बू आती है। आज भी फ़ैसलों के अंदर मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये मुनासिब होता है
कि आप आइन कानून खुद ही लिखना शुरू कर दें और ख़ुद ही तशरीह करना शुरू कर दें, और पार्लिमान को आप कहें कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है, इनका कोई हक नहीं है आइन कानून बनाना। तो फिर मेरे भाई दावत कौन दे रहा है लड़ाई की? फिर पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अमली काम कौन कर रहा है? बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। बात यह है कि मैं अगर ये कहूँ कि एक अदारे की ज़िद है, दूसरा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या पार्लिमान जो है उसका इस्तेहकाक नहीं है आइन कानून बनाना? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी बाइख्तियार है या उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि आइन भी वही बनाए और आइन की तशरीह भी वही करे? किसी को फांसी बेगुनाह को कर दे, किसी को बेगुनाह को तायात नाहल कर दे, और किसी को गुड टू सी यू कह दे। क्या आज तक 9-10 मई के केसेस का फैसला हो सकता याद आ रहा है, मुझे याद ये आ भी रहा बात कभी कर लिया मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ है। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के सुर्खेल बने हुए थे, जिस वक्त स्पॉन्सरशिप चल रही थी मुबैना तौर पे मूवमेंट को, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी की राह हमार की जा रही थी उस मूवमेंट के थ्रू, उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जो मूवमेंट के जरिए आज़ाद अदलिया हम लेकर आ रहे हैं, ये दूध की लहरें तो बिछाएंगी लेकिन ये बदला लेंगी उस कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का जो भुट्टो साहब के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ। वो आज़ाद अदलिया लाने के बाद अब आप हमें नई स्टोरी ये सुना रहे हैं कि ये आज़ाद अदलिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने मकासद के लिए उस अदलिया से जो जस्टिस मुनीर की अदलिया थी, मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदलिया थी, जिसके खिलाफ आपने इतनी कौम से कुर्बानियां लेकर, तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने रास्ता साफ करने के लिए लेके आए थे इनको। जब तक ये आपको सूट करती है फैसला बाइस आप इनके साथ है ना। जब ये आपको सूट, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाहल करना हो आपके मुखालिफ को, तब आप साथ हैं, वरना आप साथ नहीं। कामरान साहब जी कामरान, एक सेकंड, आपने जो बात ऐसी तान छेड़ी, आप मेरी जवाब जरूर। मैं अगर गुड फेथ किसी का साथ देता हूं आइन कानून के मुताबिक, तो कल आप मुझे ये मैं ताना नहीं दे रहा आपको सर, मेरी गलती, मेरी साथ दिया था, देखो वो फैसले कैसे कर रहा है। मैं आपको ताना नहीं दे रहा। एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि हमने गुड फेथ किया, आज भी जो हम कर रहे हैं आइन कानून के आज भी आप गुड फेथ है भाई, आप तो ये कोई तरीका नहीं है। आप पहले भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी लगी आप तब भी ठीक थे, जब मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल साहब का आप तब भी ठीक थे, उनके साथ खड़े हुए थे आप सर। उसके बाद आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके छुरा घोंपा यूसुफ रजा गिलानी, आप तब भी ठीक थे। आपके साथ जब हुआ तब भी ठीक थे, अब भी आप ठीक है, आप ठीक है, यू आर राइट। कौन दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें हाईजैकर बना के सजा मिली, हम फिर भी ठीक थे। हमें बेटे से तनहा ना लेने पे तो आर्मी चीफ को सैक नहीं करना चाहिए था, आप गलत थे, हमें गलत सजाएं दी गई, हम फिर भी ठीक थे। अच्छा सर, मैं कंवर दिलशाद साहब से, कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन इतना सरियन फैसला आने के बाद, डिटेल जजमेंट आने के बाद, फिर भी क्या सोच रही है? 6 नशिस्तें हो गई हैं कि फैसले इंप्लीमेंट कर, क्या डिलेमा है इलेक्शन कमीशन का, जरा बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़े ज्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पहला सवाल उनका ये है कि जनाब इस पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, और अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम के बारे में हम फैसला नहीं आया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया, वहाँ कोई सियासी वजूद ही नहीं है। तीसरा सवाल उनका ये है कि जनाब ये तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन सर, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्लियर जजमेंट देने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन है कि ना माने? मतलब इन सवालों का जवाब आप कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन में लेंगे, अगर रिव्यू पिटीशन में ऑप्शन नहीं है, आपने तहफ़्फ़ुज़ात देगा। अच्छा, ऑप्शन से पहले वो कहेगा जी ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। और दूसरा जो मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं लग सकती। इनके पास खुद इख्तियारात है, आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 मुकम्मल इख्तियारात उनके पास हैं। जो एक इदारा जिसके पास खुद इदारे तौहीन अदालत लगाने के इख्तियारात हो, तो दूसरा इदारा उनको कैसे लगा सकता है तौहीन अदालत? तीसरी बड़ी बात यह है जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 178 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले के बारे में कोई अदालत उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो जब इतना बड़ा इदारे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सर कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती, पाकिस्तान में हर एक में लग सकती है, इलेक्शन कमीशन में नहीं लग सकती, आप ये कह रहे हैं? नहीं लग सकती।
बाकायदा इनको ताफीज दी है आइन ने। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। आपने कौन सी क्लॉज बताई? 204 और 110 आप कह रहे हैं? आर्टिकल 204 और इसके बाद हमारा जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एक्ट की तो वैल्यू नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा ना। इलेक्शन एक्ट तो उससे नीचे ही होता है ना सर। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी ज्यादा हो जाए, 204 तो वफाकी शरीय अदालत के मुतालिक अगर 200 इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आएंगे उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होते? वैसे चैलेंज तो करेगा, अब इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को वो तो कहेगा जनाब पहले आप ये फैसला करें कि पार्टी इंटर पार्टी। अच्छा जी, आर्टिकल 204 तो मैंने खोल लिया है कि अदालत उज़्मा या कोई अदालत आलिया मुराद है, किसी अदालत को ऐसे किसी शख्स को इख्तियार होगा जो अदालत की कानूनी कार्रवाई। कौन सा क्लॉज जो आप कह रहे हैं जो कहता है इलेक्शन कमीशन पे तौहीन नहीं लग सकती? और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 देखें आप। इलेक्शन एक्ट नहीं, आप तो मुझे 200 आपने तो मुझे बताया ना कि 204 में उसी को देख के वो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसके नीचे लिखा मैंने को वही इख्तियार। इलेक्शन एक्ट तो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन भट्टी साहब इसका पता इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर सकता है ना, फिर वो तो उसमें तौहीन लग ही नहीं सकती, वो जवाब दे भी नहीं सुप्रीम कोर्ट को। भट्टी साहब, भाईजान, मेरे और आपके अंजम फारूक साहब का मुर्शद अब्बास ताबिश शेर सुनिए। अच्छा, शेर है भाईजान के वो क्या उसको कहते हैं कि ये गर्द बैठ जाए तो जान सकूं, तमाशा नहीं आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। यानी मुबारक हो, मेरे कमर दिलशाद साहब ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन तो सारी उससे वो क्या उसको कहते हैं कि खैर से बालातर है। ये शेर है कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा, कि उस पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। एक और भी तौहीन है, वो तौहीन है वो कहना बुले आसा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। एक ऊपर भी है जो जवाबदेही है, प्रोटोकॉल ये जो ले रहे हैं, तनख्वाहें जो ले रहे हैं। एक ब्रेक लूंगा, आपने शेर थोड़ा सा ठीक कर दूं। वो ये कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, ये था। आपको पता है चाहत वाले जो है अब्बास ताबिश साहब के, वो फिर तड़प जाते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन में तो भाई कॉन्टेम्प्ट लग नहीं सकती, ये फैसला इंप्लीमेंट होने जा नहीं रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब्बास ताबिश से माजरत के साथ, ये गर्द भी बैठ जाएगी और मालूम भी हो जाएगा, आंखें भी नहीं रहेंगी और यही तमाशा रहेगा। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाजत।